हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के यूनिट 5 के बारे में। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ हमने न्यूमेरिकल सहित कंप्लीट कर ली थी, जो हमने जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं। जो स्टूडेंट्स उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको ओपन कीजिएगा और वहां जाकर के आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के 5th यूनिट को, जिसका नाम है स्थिर चुंबकीय एवं विद्युत चुंबकत्व, मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। So before start the video, make sure that hit the subscribe button, press that bell notification so that we'll get all that notification from this channel. So let's begin. स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5, जिसमें फर्स्ट हम देख रहे हैं चुंबक, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेटाइट लोहे का एक ऑक्साइड होता है जिसको हम कहते हैं Fe3O4। Fe3O4 ये मैग्नेटाइट है जो लोहे का एक ऑक्साइड है। तो हम बात कर लेते हैं चुंबक के बारे में। छोटी सी स्टोरी है चुंबक के, जो आपको पसंद आएगी और आप चुंबक के बारे में कभी नहीं भूल पाओगे। तो प्राचीन काल में एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक गहरे भूरे रंग का पत्थर मिला, जिसका नाम उसी स्थान के आधार पर रख दिया गया। और उस स्थान पर जहां पर वो पत्थर मिला था, उस स्थान का नाम था माइनर। तो उस पत्थर का नाम उसी स्थान के नाम पर मैग्नेटाइट रख दिया गया। और मैग्नेटाइट जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है। जैसे हमने बताया कि मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, जिसका हम फॉर्मूला लिखते हैं Fe3O4। तो मैग्नेटाइट धातु लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण मिला। जो मैग्नेटाइट धातु है उसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण हमें मिला। तो मैग्नेटाइट धातु के नाम से ही आधुनिक अंग्रेजी शब्द जो मैग्नेट है उसकी उत्पत्ति हुई, और जिसका हिंदी रूपांतरण होता है, हिंदी में अनुवाद होता है चुंबक। क्लियर? क्योंकि जो हमने मैग्नेटाइट धातु बताया था वो प्राकृतिक में पाई जाती है, अतः मैग्नेटाइट पत्थर को प्राकृतिक चुंबक कहा गया। जो मैग्नेटाइट पत्थर था उसको प्राकृतिक चुंबक कहा गया। और प्राकृतिक चुंबकों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, गोल भी हो सकती है, चकोर भी हो सकती है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है, और सर्कुलर भी हो सकती है, किसी भी तरीके की आकृति हो सकती है। प्राकृतिक चुंबकों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, तथा उसकी आकर्षण शक्ति यानी कि अर्थात जो उसका चुंबकत्व है वो भी बहुत कम होता है। और इन्हें प्रायोगिक कार्यों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जो हम प्रयोग करते हैं उनमें प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, उसमें उपयोग नहीं किया जा सकता है। आजकल प्रयोगशाला में एवं अन्य कार्यों हेतु कुछ धातुएं जैसे लोहे, ठीक है, लोहे की धातुएं, फौलाद व निकिल के बने शक्तिशाली चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लोहे से चुंबक बनाई गई हो या फिर फौलाद निकिल से बने जो शक्तिशाली चुंबक होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम का मतलब होता है कि जो प्रयोगशाला में बनाई गई हो। चुंबक जो प्राकृतिक चुंबक है वो एक मैग्नेटाइट पत्थर होता है जिसकी कोई आकृति नहीं होती है, उसकी एक निश्चित आकृति नहीं होती है, कुछ भी आकृति हो सकती है, जैसे कि सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, और कैसा भी तिरछा मिर्छा जैसी भी उसकी डायमेंशंस प्राकृतिक रूप से बनती है। लेकिन जो कृत्रिम रूप से चुंबक बनाया जाता है उसका साइज हम अपने प्रयोग के आधार पर रख सकते हैं, और इनकी आकृति आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रकार की रखी जा सकती है। जैसे हम बना सकते हैं बार चुंबक, ठीक है, नाल चुंबक बना सकते हैं, चुंबक की सुई बना सकते हैं, तो गोल सिरे वाले चुंबक इत्यादि हम इस तरीके से चुंबक बना सकते हैं जो भी कृत्रिम होते हैं। ठीक है, तो ये था चुंबकत्व के बारे में, यानी कि प्राचीन काल में जो एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर जो गहरे रंग का भूरा पत्थर हमें मिला उसको ही हमने क्या कहा? चुंबक कहा। बात कर लेते हैं चुंबक के बारे में, इसके गुण क्या क्या होते हैं। देखिएगा, मैग्नेटाइट धातु में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है, इसी के नाम पर इसका नाम मैग्नेट पड़ा, जिसका हिंदी अनुवाद होता है क्या? चुंबक। मैग्नेटाइट धातु प्रकृति में पाया जाता है, अतः मैग्नेटाइट पत्थर को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं चुंबक ध्रुव की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक पोल।
मैग्नेटिक पोल्स। तो आपने देखा होगा कि चुंबक को जब हम अगर छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों में डाल दें तो वहां पर क्या होता है कि चुंबक पर अनेकों छोटे छोटे जो लोहे के टुकड़े हैं वो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थों को चुंबक जो है वो लोह पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। ठीक, यदि किसी चुंबक को लोहे की छिलन में डालकर फिर निकाला जाए तो हम यह देखते हैं कि लोहे की जो छिलन है वो चुंबक पर चिपक जाती है, और चिपकी हुई लोहे की छिलन की जो मात्रा होती है, ठीक है, वो चुंबक में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। जैसे कि मान लो ये आप फिगर देख रहे हैं, तो हमने चुंबक को लोहे की छिलन में डाल करके बाहर निकाला, तो हमने देखा कि यहाँ पर सबसे कम छिलन चिपकी हुई है, लेकिन इसके किनारों पर देखिएगा, किनारों पर सबसे ज्यादा लोहे की जो छिलन थी वो चिपकी हुई है। ठीक है, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हुई। ठीक, सिरों पर सबसे ज्यादा और मध्य में सबसे कम, सिरों पर तो सबसे ज्यादा है और मध्य में जो है उसके सबसे कम छिलन चिपकी हुई है। तो इसका अर्थ यह है कि चुंबक के जो सिरे हैं, चुंबक के दोनों तरफ के जो सिरे हैं तथा मध्य दोनों तरफ जो है चुंबकत्व डिफरेंट होगा, अलग अलग होता है। ठीक है, तो चुंबक के सिरों पर जो चुंबकत्व है यानी कि चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण है वो सबसे अधिक होता है और चुंबक के बीच में सबसे कम होता है। यहां तक कि मध्य में चुंबक नगण्य होता है। अगर हम बिल्कुल एक मिड पॉइंट पर आ जाएं तो वहां पर सबसे कम होता है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम किनारे तक बढ़ते जाएंगे, किनारे की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे ही इसमें चुंबकत्व बढ़ता जाता है। क्लियर? तो चुंबक के दोनों सिरों पर स्थित जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व यानी कि आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है उन्हें चुंबक के ध्रुव कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, चुंबक के ध्रुव कहेंगे, चुंबक के पोल्स कहेंगे। चुंबक का जो सिरा सदैव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर रहता है तो उसे उत्तरी ध्रुव, और तथा जो सिरा सदैव भौगोलिक दक्षिण दिशा की ओर रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि आपने देखा होगा अगर धागे में हम चुंबक को बीच से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब यदि किसी चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र पर बिना बटे धागे से, यानी कि बटा हुआ धागे का मतलब क्या है कि धागा जो है इस तरीके से ईंठा हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से ईंठा हुआ नहीं होना चाहिए वरना वो घूमेगा। बिना बटे धागे से बांधकर इस प्रकार लटकाया जाए कि क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, और वह सदैव कहां पर ठहरता है, तो हम देखते हैं कि वह सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में ही ठहरता है। ठीक है, तो चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर दिशा में रहता है तो उसको क्या कहते हैं, हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा भौगोलिक दक्षिण दिशा की ओर रहता है तो उसे हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। चुंबक का एक गुण और है, और वो गुण कौन सा होता है कि यदि चुंबक को टुकड़ों में भी बांट दिया जाए, यदि चुंबक को टुकड़ों में बांट दिया जाए तो टुकड़ों में बांटने पर हम क्या देखते हैं कि चुंबक के ध्रुव आपस में फिर भी बंटते नहीं हैं, यानी कि अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे ही हम उसके टुकड़े करते हैं वो फिर से दो पोल्स बना लेता है, यानी कि नॉर्थ और साउथ। ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है वो दोनों ध्रुव वो फिर से प्राप्त कर लेता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अगर हमने इस चुंबक को दो टुकड़ों में विभाजित किया तो N और S यानी कि नॉर्थ साउथ इससे दो पोल फिर से बना लिए। ठीक है, यानी कि कितने भी हम टुकड़े कर ले, देखिएगा फिर से इनके अलग अलग टुकड़े किए तो फिर से हमने दो पोल मिले। तो कितने भी हम किसी चुंबक के टुकड़े कर लें, हर एक टुकड़ा पूर्ण चुंबक कहलाएगा। यानी कि उस टुकड़े में चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर लें तो वो एक पूर्ण चुंबक कहलाएगा, क्योंकि उसमें दोनों ध्रुव हमें मिलते हैं। और एक पूर्ण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक तो नॉर्थ एक साउथ। और हम अगर उसके बारीक बारीक टुकड़े भी कर दें, बारीक बारीक टुकड़ों में उसको विभाजित कर दें, फिर भी हमें हर टुकड़े में क्या देखने को मिलता है कि दोनों पोल्स देखने को मिलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम चुंबक के कई टुकड़े कर दें तो उन अलग अलग टुकड़ों को हम क्या कह सकते हैं, संपूर्ण चुंबक कहते हैं। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने अभी तक विद्युत धारा, विद्युत मापन तथा धारा के उसमें प्रभाव के विषय में पढ़ा है। अब जो हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन। पहले ऐसा समझा जाता था कि विद्युत धारा का जो चुंबक से कोई भी संबंध नहीं है, विद्युत धारा का चुंबक से कोई भी संबंध नहीं है, परंतु 1820 में
ऑर्स्टेड ने एक अनुभव किया कि किसी धारावाही चालक के पास अगर हम कंपास को ले जाते हैं तो उसकी सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। 1820 में ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध कर दिया था। ठीक है, बाद में उन्होंने जब प्रयोग किया तो यह सिद्ध हो चुका था, लेकिन 1820 में ऑर्स्टेड ने जब अनुभव किया कि धारावाही चालक के पास अगर हम किसी कंपास को ले जाते हैं तो उसकी सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। अब यदि धारावाही में धारा की दिशा पलट दी जाए तो कंपास की सुई भी विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। अब ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग किया और प्रयोग से यह सिद्ध किया कि धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और हम यह सभी जानते हैं कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा का निर्माण करता है। यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा उसमें बहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। और यह है 1820 में ऑर्स्टेड ने प्रयोग से सिद्ध करके भी दिखाया था कि धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि गतिशील आवेश पर लगने वाला बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। आइए इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं आसान भाषा में। जब किसी बिंदु Q0 या हम Q0 बोल सकते हैं, ठीक है, या इस तरीके से कहो कि Q, ठीक है, Q बोल दो या Q0, जो भी आप बोलना चाहो, यानी कि हमें एक इसको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो जब किसी बिंदु आवेश Q0 को किसी विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो आवेशित कण पर बल लगने लगता है, और जो बल लगता है वो होता है F = QE। और ये हमने पढ़ा है, F = QE एक फोर्स है जो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश को रखने पर लगता है। क्लियर? अब जिस प्रकार आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसी प्रकार गतिशील आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र विकसित करता है। ठीक है, जिस प्रकार स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो उसी प्रकार गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब यह है कि अगर आवेश स्थिर है विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, अगर आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र में होगा, लेकिन अगर आवेश गतिशील है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। अब जैसे ही धारा को हम बंद करें, तो वैसे ही क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आवेश न केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है वरन चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि आवेश ना तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है बल्कि वह साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? B से प्रदर्शित करते हैं। और यह सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब जो बल विद्युत क्षेत्र में गति करने पर उस आवेश पर लगता है वह बल होता है लॉरेंज बल। तो उस बल को देख लेते हैं कि लॉरेंज बल क्या होता है। तो आइए लॉरेंज बल को देखते हैं। तो लॉरेंज बल क्या होता है कि प्रयोगों द्वारा एक साइंटिस्ट थे लॉरेंज, उन्होंने यह पाया कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर होता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कोई बल नहीं लगता। बात को नोटिस कीजिएगा कि कोई आवेश अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कोई बल नहीं लगता, परंतु जब वही कण गतिशील हो जाता है तो आवेशित कण पर चुंबकीय बल लगने लगता है। यानी कि जब कोई कण गतिशील होता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, चुंबकीय बल, जिसको हम कहते हैं लॉरेंज बल, और उसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कण पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं वह कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पर लॉरेंज बल
निर्भर होता है या लॉरेंज बल डिपेंड होता है? तो फर्स्ट है बल का मान जो लॉरेंज बल है F कण के आवेश Q के समानुपाती होता है। फर्स्ट जो F है वो Q के समानुपाती होता है। सेकंड हम कह सकते हैं कि बल का मान F चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। बल का मान F चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, सेकंड पॉइंट। थर्ड, लॉरेंज बल का मान वेग के उस घटक के समानुपाती होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कौन सा घटक है, आइए देख लेते हैं। देखिए, आइए फिगर में समझ लेते हैं। यहां पर कोई एक आवेशित कण दिखाया गया है जो विद्युत क्षेत्र में गतिमान है, गतिशील है, ठीक है। तो इसके जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी और यहां पर z एक्सिस पर दिखाई गई है कि ये बल की दिशा है। दोनों 90 डिग्री पर हुए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और बल की दिशा जो होगी वो दोनों 90 डिग्री पर एक दूसरे के होती हैं, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि ये इसका कण का वेग है जो B से विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। तो जब थीटा कोण बनाता है तो दो कंपोनेंट इसके होंगे। एक कंपोनेंट जो B के डायरेक्शन में होगा वो होगा V cos थीटा, और जो X डायरेक्शन में हम इसका कंपोनेंट बनाएंगे वो होगा V sin थीटा। तो यहां पर हम यह देखते हैं कि जो लॉरेंज बल होता है वो वेग के उस घटक के समानुपाती होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत देखिएगा, जब x, ये वाला x और y और z तीनों आपस में 90 डिग्री पर है, लंबवत हैं, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कौन सा घटक है, साइन थीटा। तो v sin थीटा के ये समानुपाती होता है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम तीनों को अगर मिलाएं तो क्या हो जाता है, F समानुपाती QVB sin थीटा मिलता है। अब QVB sin थीटा से हम क्या करते हैं, जब प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट मान लेते हैं K। अब K की वैल्यू अगर हम इकाई रखें तो हमें क्या मिलता है, F इक्वल टू QVB sin थीटा, जिसको हम लॉरेंज बल बोलते हैं। अब QVB sin थीटा यानी कि लॉरेंज बल, तो जब ये एक सदिश राशि है तो सदिश राशि होने पर ये क्या होगा, थीटा। अगर थीटा की वैल्यू बदलेगी तो ये वैल्यू चेंज करेगा। तो हम क्या देख सकते हैं कि बल की दिशा V और B की दिशा के लंबवत होती है, लेकिन अगर जब थीटा 90 हो, जब V और B की दिशा लंबवत होती है तो थीटा 90 होगा। थीटा 90 होगा तो साइन थीटा यानी कि साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो F इक्वल टू QVB आएगा, ठीक है। जहां पर Q आवेश है, V क्या है, इसका वेग है, और B चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर थीटा इक्वल टू अगर 0 पे हो, यानी थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो ये टोटल फोर्स कितना हो जाता है, लॉरेंज बल की वैल्यू 0 हो जाती है। आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 0 होता है, तो टोटल वैल्यू को 0 कर देगा। अब इसी तरीके से अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो, 180 अगर थीटा की वैल्यू हो जाए तो साइन क्या होता है, साइन 180। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, सॉरी, साइन 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस 90 क्या होता है, cos 90, और जब cos 90 की वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या होता है, 0। तो ये टोटल वैल्यू को 0 कर देगा। तो 180 पर और 0 पर F की वैल्यू मिनिमम होगी, और थीटा इक्वल टू 90 पर जो F की वैल्यू होगी, लॉरेंज बल की वैल्यू होती है, वो मैक्सिमम होती है। अब इसी से जब हमें वैल्यू मिल जाती है F इक्वल टू QVB sin थीटा, तो यहां से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालें तो हमें मिल जाती है B इक्वल टू F अपॉन QV sin थीटा, और जो इसकी यूनिट होगी न्यूटन कूलाम मीटर पर सेकंड होती है। अब सेकंड को ऊपर ले जाए तो हमें मिल जाता है न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर। अब इससे अगर हम इसको चेंज करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि न्यूटन अपॉन जो कूलाम पर सेकंड है, ठीक है, यहां पर मीटर पर सेकंड था तो सेकंड कूलाम के अपॉन में अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलाम पर सेकंड मीटर। कूलाम पर सेकंड को हम एम्पियर बोलते हैं, तो न्यूटन एम्पियर मीटर हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं टेस्ला, ठीक है। यानी कि 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इक्वल टू होता है 1 टेस्ला, याद रखिएगा, क्लियर। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करता हुआ कोई आवेशित कण। अगर चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति कोई आवेशित कण करता है तो उसके क्या पॉइंट होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं, किस तरीके से वह वर्क करता है, आइए देखते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करता हुआ कोई आवेशित कण है, उसके बारे में देखते हैं। हम जानते हैं कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण के वेग की दिशा वृत्त के स्पर्श की दिशा में होती है। वृत्त के स्पर्श दिशा मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई, ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको हमने B से प्रदर्शित किया, ठीक है। ये जो क्रॉस के निशान लगाए हुए हैं ये सब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। और एक
कण है यहां पर, ठीक है, एक आवेशित कण है, वो क्या कर रहा है, वृत्तीय गति पर, इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस पोजीशन पर इसका वेग किधर होगा, इस साइड होगा, इस पोजीशन पर इसका वेग यहां पर है, इस पोजीशन पर इसका वेग इधर है, और देखिएगा इस पोजीशन पर इसका वेग कैसे हुआ, इधर हुआ। कहने का मतलब यह है कि अगर हम अलग अलग पॉइंट पर देखते हैं तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में इसकी वेग की दिशा होती है, ठीक है। लेकिन जब ये चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो सेंटर पर एक फोर्स लगता है कण के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल। केंद्र की ओर बल लगता है, जिसको अभिकेंद्र बल बोलते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण के वेग की दिशा वृत्त के स्पर्शी दिशा में होती है, यानी कि वृत्त के स्पर्शी, देखो टेंजेंट है, ठीक है, जिस पॉइंट पर देखे थे उसके टेंजेंट है। कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर लगता है, यानी कि केंद्र की ओर है। देखो सभी पॉइंट पर हम देखते हैं, अगर हम यहां पर भी एक पॉइंट बनाए तो यहां से एक टेंजेंट इस तरीके से खींचेगा और यहां पर एक फोर्स लगेगा इस सेंटर की तरफ F, ठीक है। कहीं पर भी हम बना सकते हैं, लेकिन जो बल होगा वो अभिकेंद्रीय बल होगा, यानी कि सेंटर की तरफ लगेगा, और जो वेग की दिशा होगी वो उस वृत्त के स्पर्शी होगी, यानी कि टेंजेंट होगी। अतः कण का वेग तथा उस पर लगने वाला बल एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत होते हैं। ये आप याद रखें, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो फिगर में देख लेते हैं, फिगर में किस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं। तो देखिए हमने क्रॉस के निशान से क्या दर्शाया है, चुंबकीय क्षेत्र B को दर्शाया है, ठीक है, जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है, मतलब इस तरीके से अंदर की ओर ऐसे, ठीक है, कागज के तल के भीतर की ओर है। और एक धनावेशित कण Q, यानी कि ये मान लो हम धनावेशित कण Q है, कागज के तल पर V वेग से गति करना आरंभ करता है। यहां से इसने गति करना आरंभ किया। अब आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद कीजिएगा, आप पाएंगे कि आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल है उसकी दिशा कागज के तल पर परंतु वेग के लंबवत होगी। कागज के तल पर परंतु क्या होगा, वेग के लंबवत होती है। जो भी फोर्स लगता है वो कागज के तल पर तो होगा, लेकिन वेग के लंबवत होगा। और इससे यह स्पष्ट होता है कि बल की दिशा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समान वेग की दिशा के भी लंबवत है, ठीक है। तो जो हमने अभी बताया उसके फलस्वरूप क्या होता है कि आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है, ठीक है। जैसे हमने इस फिगर पर दिखाया गया है कि ये एक वृत्तीय पथ है, इस पर ये गति करने लगेगा, यानी कि यहां से F इस पर फोर्स लगाएगा और जो वेग है वो इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो वेग इस तरफ है तो देखो क्या होगा, ये जो सेंटर है इस तरफ को ये कण खींचता जाएगा। तो जैसे जैसे ये खींचता जाएगा तो यहां पर देखिएगा, यानी कि जो F है ये इसको यहां कंट्रोल करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो एक वृत्तीय पथ बन जाता है। इसमें वेग भी है और यहां पर कण पर एक बल भी लग रहा है सेंटर की तरफ, तो इसमें एक क्या हो जाता है, एक सर्किल बन जाता है, जो क्या कहते हैं उसको वृत्तीय पथ कहेंगे। तो वृत्तीय पथ पर केंद्र बल की दिशा में स्थित होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, तो ये निम्न बिंदुओं पर ध्यान रखें। सबसे पहला है, चूंकि बल की जो दिशा है वो वेग की दिशा के लंबवत होती है। देखो वेग ये है और बल ये है, एक दूसरे के लंबवत है, तो बल की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है, इसलिए बल द्वारा कण पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। वो कैसे, आइए प्रूव करते हैं। देखिएगा हम जानते हैं कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, तो S इक्वल टू देखिएगा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल हम मान लें अगर V और दूरी मान लें S और ये मान लें T, तो S इक्वल टू VT हम रख सकते हैं। तो यहां पर S इक्वल टू VT आया और cos थीटा, लेकिन क्या है कि जो बल है वो वेग की दिशा के लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है 90, तो थीटा इक्वल टू 90 हम रखेंगे, तो cos 90 होता है 0। तो क्या होगा, ये टोटल वर्क को 0 कर देगा। और हम यह भी जानते हैं कि अगर कोई उस पॉइंट से ही क्या करे, चलना आरंभ हो और उसी पॉइंट पर आकर के वो रुक जाए, यानी कि उसका प्रारंभिक पॉइंट वही है, प्रारंभिक बिंदु वही है और अंतिम बिंदु भी वही है, सेम है, तो उसका जो वर्क होगा, उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो 0 होगा, क्योंकि क्या होगा, विस्थापन ही 0 है, यानी कि उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, विस्थापन 0 हुआ, तो विस्थापन 0 होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, कार्य 0 हो जाता है। इसी तरीके से बी पॉइंट देख लेते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, यानी कि अंतिम ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा। तो W इक्वल टू यानी कि जो कार्य होता है वो क्या होता है, उसके गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा परिवर्तन को हम लिखते हैं डेल्टा K से, तो K2 माइनस K1। इसलिए
गतिज ऊर्जा स्थिर बनी रहती है, यानी कि वर्ग 0 है, वर्ग को 0 रखा तो k2 माइनस k1, तो k1 बराबर आ गया k2। तो हम इससे क्या देखते हैं कि कण की जो चाल है वो स्थिर बनी रहती है। कहने का मतलब यह है कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर किसके हो गई, अंतिम गतिज ऊर्जा के। तो चाल क्या है, प्रारंभ में भी वही थी और लास्ट में भी वही है। तो इसके फलस्वरूप हम क्या देखते हैं कि कण की चाल स्थिर बनी रहती है, जबकि दिशा सदैव परिवर्तित होती रहती है। दिशा हमेशा बदलती रहती है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग दिशा आपको दिखाई देगी। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कण की त्रिज्या की। त्रिज्या को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आवेशित कण पर लगने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बल है, वो चुंबकीय क्षेत्र बल हम क्या कहते हैं, F से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल F QV भी sin थीटा होता है, और sin कितना है, sin थीटा यानी कि sin 90 इक्वल टू QVB आ जाएगा, कि sin 90 इक्वल टू 1 होता है। तो F इक्वल टू हमने क्या देखा था, F इक्वल टू हमने देखा था QVB। चूंकि चुंबकीय बल ही यहां वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, इसलिए जो अभिकेंद्र बल है वो कितना होता है, हम सभी जानते हैं, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था फिजिक्स फर्स्ट में, अभिकेंद्र बल mv²/r होता है। यहां पर m क्या है, कण का द्रव्यमान है, और r वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू mv²/r, और F इक्वल टू हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सभी F इक्वल टू QVB होता है। तो QVB इक्वल टू mv²r, mv²/r हो जाएगा। तो r की वैल्यू जब हम यहां से निकालेंगे तो r यहां पर पहुंचेगा, और ये टोटल वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो r इक्वल टू mv²/QVB। तो जब हम इसको देखते हैं तो v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू mv/qb। तो यह पता चलता है कि वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है वो कण के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल के समानुपाती तथा वेग व चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। यानी वृत्तीय पथ की त्रिज्या कण के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के समानुपाती होती है, और आवेश q और चुंबकीय क्षेत्र B के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। अब देख लेते हैं कण का परिक्रमण काल। परिक्रमण काल हम किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से हम उसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो देखिएगा, कण का परिक्रमण काल जो होता है वो हम बोलते हैं परिधि अपॉन चाल, परिधि अपॉन चाल। और एक वृत्तीय पथ की परिधि क्या होती है, 2πr, और चाल कितनी है v, तो t इक्वल टू 2πr अपॉन v हो जाएगा। यहां पर r की वैल्यू कितनी है, mv अपॉन QB। यहां पर आप देख सकते हैं mv अपॉन QB है, तो r की वैल्यू रखेंगे mv अपॉन QB, अपन में आ जाएगा v। तो यहां से देखिएगा जो v है ये v से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 2πm अपॉन QB। तो t इक्वल टू 2πm अपॉन QB, ये क्या है, परिक्रमण काल है, कण का परिक्रमण काल। अब यहां पर बात कर लेते हैं कण की आवृत्ति की। तो देखिए कण की आवृत्ति किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो कण की आवृत्ति के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 परिक्रमण चाल का, यानी कि 1/t। तो F इक्वल टू 1/t हो जाएगा, t की वैल्यू क्या है, 2πm अपॉन QB है। तो QB ऊपर चला जाएगा, तो F इक्वल टू QB अपॉन 2πm हो जाता है। तो ये हो जाता है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अब देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा हुआ है, ठीक है। अभी तो हम चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश की बात कर रहे थे, उस पर बल क्या था, जो लॉरेंज बल कहलाता है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर लगने वाला बल कितना होगा, किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से उसका फॉर्मूला को हम फाइंड करेंगे, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।